न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार, एमएनएस न्यूज लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अर्शी अंसारी। आइए देखते हैं देश और दुनिया की तमाम खबरें। जूते पर लगा थूक चाटा तो जीती विधायकी, आजम की फिर फिसली जुबान। चुनाव प्रचार करें लेकिन जबान संभाल के। मुख्यमंत्री के प्रयास से मणिपुर में फंसे छात्र महाराष्ट्र में सुरक्षित है। आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। जूते पर लगा थूक चाटा तो जीती विधायकी, आजम की फिर फिसली जुबान। बेटे को लेकर भी कही बड़ी बात। जी हाँ, अपने विवादित और भड़काऊ बयानों को लेकर हमेशा चर्चा में रहने वाले सपा नेता आजम खान की एक बार फिर जुबान फिसल गई। जी हाँ, जनसभा में बोलते हुए बेटे अब्दुल्ला को लेकर आजम बड़ी बात कह गए। आजम खान ने कहा 150 करोड़ की आबादी में कोई माई का लाल अब्दुल्ला को हरा नहीं सकता। जी हाँ, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव मोहम्मद आजम खान ने इस दौरान विरोधियों पर भी तीखा प्रहार किया है। उन्होंने अपना दल के प्रत्याशी का बिना नाम लिए कहा, स्वार में विकास का पैसा और बांटा गया पैसा मेरे ही कलम से आया था। जी हाँ, स्वार वाले प्रत्याशी हाथ में चाकू थमाने वाले लोगों के साथ आए हैं। आजम के विवादित बयान का वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रहा है। जी हाँ, स्वार विधानसभा क्षेत्र में होने वाले उपचुनाव के प्रचार के दौरान कल रात स्वार क्षेत्र के खेमपुर में आयोजित जनसभा में उन्होंने स्वार में से भाजपा और अपना दल के संयुक्त प्रत्याशी पर बिना नाम लिए जमकर निराशा साधा। कहा कि स्वार की गलियां, सड़कें और बचने वाले पैसा किसका है? अरे ये मेरी कलम का दिया हुआ है, ये मैंने दिया है। उन्होंने कहा कि बिरादरी की नाट कटवा दी। जी हाँ, उसे बदनाम मत करो। कहा कि मैंने दूध कड़ाव में खोल कर रखा था। जी हाँ, मगर दिल्ली दूध चाट गई और कहा चढ़ाया फूल की जोड़ों में खाकर चढ़ाया। जी हाँ, उन्होंने आगे कहा यदि ईमान का सौदा किया था तो सही से करते। उन्होंने कहा क्या हमने पार्लियामेंट हारी है? जूते पर लगा थूक चाटा है, दूसरे जूते पर लगा थूक चाटा तो विधायकी जीती है। जी हाँ, उन्होंने चुनौती देते हुए कहा कि अगर कोई भाई माई का लाल अब्दुल्ला को 150 करोड़ की आबादी में कोई नहीं हरा सकता, क्योंकि अब्दुल्ला अल्लाह का सबसे पसंदीदा नाम है। इस मौके पर पूर्व विधायक अब्दुल्ला आजम समेत अन्य सपा के नेता मौजूद रहे। चुनाव प्रचार करें लेकिन जबान संभाल के। जी हाँ, चुनाव में जुबान फिसल जाती है, कई बार बहुत महंगा पड़ता है। लेकिन सोनिया गांधी का कर्नाटक की संप्रभुता वाले बयान का चुनाव पर कितना असर पड़ेगा ये अभी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि ये आम वोटर के समझ में आने वाली बात नहीं है। जी हाँ, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने इसे बड़ा मुद्दा बना दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मैसूर में दिए अपने भाषण में जनता को समझाने की कोशिश की कि इसका मतलब क्या है। मोदी ने जनता को बताया कि संप्रभुता देश की होती है, राज्य की नहीं। कर्नाटक भारत का एक राज्य है और जब भारत आजाद हुआ तो उसे संप्रभु राज्य कहा गया। कांग्रेस देश के टुकड़े करना चाहती है, ये देश के राज्य को भारत से अलग करना चाहती है। भाजपा ने चुनाव आयोग में भी सोनिया गांधी के बयान की शिकायत कर उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने की मांग की है। जी हाँ, वैसे ही कहा जा सकता है कि ये मात्र जुबान का फिसलना था या भाषा को समझाने में गलती कही जा सकती थी। जी हाँ, ये भी कहा जा सकता था कि सोनिया गांधी का मतलब कर्नाटक के स्वाभिमान की रक्षा करने का था। लेकिन कांग्रेस के आधिकारिक ट्विटर हैंडल पर सोनिया गांधी के भाषण के इस अंश को प्रमुखता से पेश किया गया है। भाजपा ने चुनाव प्रचार के आखिरी दिन बाकी सारी बातों को किनारे करके सोनिया गांधी के संप्रभुता वाले भाषण को पकड़ लिया। जी हाँ, और मोदी से लेकर जेपी नड्डा तक ने इसी मुद्दे पर भाषण दिया। नड्डा ने राहुल गांधी को मानसिक दिवालियापन का शिकार बताया और कहा कि कर्नाटक की संप्रभुता की बात कोई कैसे कर सकता है। उन्होंने कहा कि क्योंकि गांधी परिवार टुकड़े टुकड़े सोचकर शिकार है, इसलिए सोनिया गांधी ने ऐसी बात कही है। जी हाँ, इसी मुद्दे पर शिकायत करने चुनाव आयोग पहुंची भाजपा की टीम में केंद्रीय मंत्री भूपेश यादव भी थे। जी हाँ, उन्होंने सोनिया गांधी की तो शिकायत की ही, कांग्रेस के मैनिफेस्टो को भी टुकड़े टुकड़े गैंग का एजेंडा करार देते हुए कहा कि सोनिया गांधी ने संप्रभुता शब्द का इस्तेमाल जानबूझकर किया है। केंद्रीय मंत्री और कर्नाटक भाजपा की नेता शोभा
जाले ने सोनिया गांधी पर देश की संप्रभुता को खतरे में डालने का आरोप लगाया है। सोनिया गांधी ने ये भाषण 6 मई को हुबली धारवाड़ में दिया था। जी हाँ, जहां वो भाजपा से कांग्रेस में गए जगदीश शेट्टार के पक्ष में रैली को संबोधित कर रही थी। इससे पहले भाजपा ने कांग्रेस के चुनाव घोषणा पत्र में बजरंग दल को बैन करने की बात को घुमाकर बजरंगबली के साथ जोड़ दिया था। जी हाँ, इस मुद्दे पर कांग्रेस की हालत इतनी पतली हो गई थी कि प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष DK शिवकुमार ने कांग्रेस के सत्ता में आने के प्रदेशों में 80 हनुमान मंदिर बनाने की बात कही शुरू कर दी थी। जी हाँ, बजरंग दल ने कांग्रेस पर 100 करोड़ की मानहानि का नोटिस देकर उसे बचाव मुद्दे में ला दिया। चुनाव प्रचार शुरू होने से पहले के सभी सर्वेक्षण कांग्रेस को स्पष्ट बहुमत मिलने की भविष्यवाणी कर रहे थे। जी हाँ, लेकिन प्रचार खत्म होने से 24 घंटे पहले ही सर्वेक्षण ने कांग्रेस और भाजपा में कड़े मुकाबले का भविष्यवाणी की है, क्योंकि बजरंगबली वाले मुद्दे और उससे पहले मल्लिकार्जुन खड़गे की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जहरीला सांप कहने से हवा का रुख बदल गया था। जी हाँ, हावेरी में एक जनसभा के दौरान कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जहरीला सांप बता दिया था। खड़गे के बयान को भी भाजपा ने तुरंत लपका और इसे प्रधानमंत्री का अपमान बता दिया। प्रधानमंत्री ने खुद भी इस मुद्दे को जमकर भुनाया। पहले भी विवादित बयानों ने चुनाव में हार जीत तय करने में कड़ी भूमिका निभाई है। जी हाँ, गलत बयानी की वजह से अटल बिहारी वाजपेयी भी 1962 का चुनाव हार गए थे। बहुत पुरानी बातें ना भी करे तो छिपने 16 सालों में 4 चुनाव में विवादित टिप्पणी ने जीत हार तय करने पर बड़ी भूमिका निभाई है। गुजरात में 2007 में चुनाव प्रचार के दौरान तत्कालीन कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने अपने भाषण में मौत का सौदागर शब्द का प्रयोग किया था। सोनिया के इस बयान को भाजपा ने गुजरात की अस्मिता से जोड़ा और मुद्दे को बना दिया। जी हाँ, सोनिया गांधी ने ये बयान गुजरात के दंगे में संदर्भ में दिया था। मोदी के खिलाफ मौत का सौदागर वाला ये बयान गुजरात चुनाव में कांग्रेस को भारी पड़ा। कांग्रेस 59 सीटों पर सिमट गई, जबकि भाजपा को रिकॉर्ड 117 सीट मिल गई। जी हाँ, चुनाव में जीत के बाद नरेंद्र मोदी तीसरी बार गुजरात के मुख्यमंत्री बने। 2014 में गोवा अधिवेशन के बाद जब भाजपा ने नरेंद्र मोदी के PM का दावेदार घोषित कर दिया था, तो सोनिया गांधी के करीबी निशंकर अय्यर ने कहा कि मोदी का दिल्ली में कोई काम नहीं है। जी हाँ, अगर वो ये चाय बेचने का आना चाहते हैं तो बेशक आ जाए। भाजपा ने अय्यर के इस बयान को चाय वालों की बेइज्जती से जोड़ दिया और 2014 के चुनाव में भाजपा ने 4 बार चर्चा और चाय वाला PM जैसे कैंपेन की शुरुआत की। जी अय्यर के बयान ने कांग्रेस को लोकसभा में 44 सीटों पर पहुंचा दिया, जबकि भाजपा पूर्ण बहुमत के साथ सरकार में आ गई। इसी तरह जब नरेंद्र मोदी ने बिहार विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार के DNA पर सवाल उठा दिया था, नीतीश कुमार और उनकी पार्टी JDU ने DNA के बयान को लेकर एक जोरदार अभियान चलाया। जी अभियान में बिहार के लोगों ने नाखून और केस काट कर उसे जमा कर दिल्ली भेजने की बात कही। करीब मोदी के इस बयान से भाजपा के बढ़ते कदमों की बिहार में ब्रेक लग गए थे। जदयू, राजद और कांग्रेस को 175 सीटों के साथ स्पष्ट बहुमत मिल गया था, जबकि भाजपा गठबंधन 60 से भी कम सीटों पर सिमट गया था। जी हाँ, साल 2017 में गुजरात का चुनाव भाजपा के लिए बहुत मुश्किल हो गया था, क्योंकि कांग्रेस ने मुस्लिम तुष्टीकरण की नीति छोड़कर राहुल गांधी को मंदिर मंदिर घुमाना शुरू कर दिया था। पहली बार कांग्रेस गुजरात में मजबूती से लड़ रही थी। पाटीदार आंदोलन की वजह से भी भाजपा का समीकरण गड़बड़ा हुआ था। इसी बीच मणिशंकर अय्यर ने मोदी को नीचे आदमी कहकर भाजपा को मुद्दा थमा दिया। जी अय्यर के बयान को भाजपा ने OBC के अपमान से जोड़ दिया और अय्यर का ये बयान कांग्रेस के लिए भारी पड़ गया। जी इसी तरह 2019 के लोकसभा चुनाव में राहुल गांधी का खून के सौदागर और चौकीदार चोर वाला बयान भी कांग्रेस को बहुत महंगा पड़ा। जहरीला सांप ना लायक बेटा कर्नाटक की संप्रभुता जैसी गालियां के बावजूद कांग्रेस इस बार कर्नाटक विधानसभा का चुनाव ठीक उसी तरह लड़ रही है जैसे 2017 में गुजरात विधानसभा का चुनाव लड़ा था। जी हाँ, ये कोई और कसर नहीं छोड़ना चाहती। सोनिया गांधी 5 साल बाद किसी विधानसभा में चुनाव प्रचार करने बाहर निकली है। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने भी पूरा जोर लगा दिया है। राहुल गांधी ने पहली बार प्रचार के नए तरीके अपनाए हैं। चुनाव प्रचार खत्म होने जाने के बाद 8 मई को भी वो कर्नाटक में डटे रहे। इतना ही नहीं बल्कि बेंगलुरु की लोकसभा
लोकल बस पर चढ़कर यात्रियों से बात करना, बस यात्रियों के साथ फोटो खिंचवाना, डिलीवरी बॉय के साथ खाना खाने जैसे जनता के सीधे जुड़ने के नए तरीके इस्तेमाल किए। इससे लग रहा है कि कांग्रेस ने इस बार मोदी के जोरदार प्रचार की काट के नए तरीके खोज लिए हैं। मुख्यमंत्री के प्रयास से मणिपुर में फंसे छात्र महाराष्ट्र में सुरक्षित है। जी हां, मणिपुर में पैदा हुए दंगे की स्थिति में महाराष्ट्र के 25 छात्र फंस गए थे। इस बारे में जानने के बाद मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने तुरंत मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह से संपर्क किया। जी हां, इस तरह असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा और मणिपुर के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कल बीरेन सिंह से चर्चा की थी। बाद में आज सुबह इन छात्रों को एक विशेष विमान से मणिपुर में इम्फाल से असम में गुवाहाटी लाया गया। बाद में आज रात इन छात्रों को एक विशेष विमान से मुंबई लाया गया। इस मौके पर भ्रष्टाचार विभाग से संयुक्त सचिव रामचंद्र धनवाड़े, शिष्टाचार अधिकारी अब्दुल अजीज बेगवा, उनकी टीम ने छात्रों को स्वागत किया और सरकार की ओर से उनसे गहनता से पूछताछ की। छात्रों ने सुरक्षित वापसी के लिए राज्य सरकार को धन्यवाद भी दिया। जी हां, मणिपुर के IIT में महाराष्ट्र के कई छात्र पढ़ रहे हैं। मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री ने तुरंत मणिपुर और असम के मुख्यमंत्री से संपर्क किया जब उन्हें पता चला कि इनमें से कुछ छात्र मणिपुर के में चल रहे दंगों से फंस गए हैं। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने छात्र तुषार अवध और विकास शर्मा से फोन संपर्क किया और उन्हें राहत देकर हर संभव मदद का आश्वासन दिया। राज्य के मुख्य सचिव मनोज सैनी को निर्देश दिया गया कि वे मणिपुर के मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक से संपर्क कर छात्रों की सुरक्षा का ध्यान रखने को अनुरोध करें। जी हां, उनके बाद स्थानीय प्रशासन की मदद से छात्रों को पहले सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया गया। उन्हें विशेष विमान से असम के रास्ते महाराष्ट्र वापस लाने की भी कोई योजना थी, जिसके चलते आज ये छात्र सकुशल वापस लौट आए हैं। जी हां, छात्रों ने महाराष्ट्र सरकार को दिया धन्यवाद। जी हां, सकुशल वापस लौटे छात्रों के नाम इस प्रकार है: आदित्य गजभिये, तुषार अवध, आयुष डूडे, वसंत तगिरीसा, गौतम चौरसिया, साजन पेनिकर, मोहित खड़गे, भूषण पवारा, ब्रस्कल गणवीर, विकास शर्मा, तन्मय माधव, मेडिकोड़ा, अविनाश, रोहित कोरी, आयुष रवि, जनदीप चूटे, प्रतीक कोरम, पुनर्वसु, इंगोप्ले, सैजित निकम, अनन्या बनर्जी, शांतनु कुंभीरकर, कुश कलगुड़े, फाल्गुन महाजन, मधुरिका इंडोरकर, रोहिन नांदन और अनुष्गंध परेड। Hello everyone, we are NIT Manipur students and Maharashtra domicile. First of all, we want to thank to our Indian Army, Colonel Diwakar sir, and we want to thank to our Maharashtra's Chief Minister Eknath sir and Maharashtra's Deputy Chief Minister Devendra sir and all the person who helped us to reach here. So thank you so much. I also would like to thanks to all the members. एक्चुअली वहाँ हो क्या रहा था, यानी काफ़ी डेंजर सिचुएशन हो गई थी, वहाँ बॉम्ब ब्लास्ट वगैरह हो रहे थे, तो हम यानी डर गए थे एक तरीके से। तो हमने हमारे गवर्नमेंट से कांटेक्ट वगैरह की, वहाँ फिर उन्होंने यहाँ पे मणिपुर में कांटेक्ट किया। देन कर्नल सर आए थे, दिवाकर सर, वो जब आए तो हमें थोड़ा सा अच्छा महसूस करवाया। फिर वो एक सेफ़ प्लेस पे ले गए। देन अभी उन्होंने फ़्लाइट वगैरह हमारे लिए अरेंज की थी। नाउ हम अभी गुवाहाटी में एट प्रेजेंट हैं और हमारी अभी फ़्लाइट मुंबई के लिए भी 4 बजे से है। तो काफ़ी धन्यवाद करना चाहूँगा ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर का एकनाथ सर और डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर का देवेंद्र फडणवीस सर का। थँक यू सो मच. सो थँक्यू सो मच. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. आम्ही गुवाहाटीमधनं निघत आहे मुंबईसाठी. आणखी आम्ही महाराष्ट्र सरकारचे खूप आभारी आहोत, त्यांनी आमची हेल्प केली. थँक्यू. अब आप हमारे चैनल को आपके मोबाइल पर भी देख सकते हैं. मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर से एमएनएस न्यूज टीवी ऐप डाउनलोड करें. इंस्टा, लिंक, ट्विटर, हाईकुक, फेसबुक और कई सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है. आप इसे यूट्यूब पर भी देख सकते हो. आप हमारे चैनल को लाइव भी देख सकते हो www.mnsnews.com पर. फिलहाल वक्त हो चला दर्शकों ब्रेक का. ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम खबरें. बने रहिए एमएनएस न्यूज पर. नमस्कार.